नमस्कार। आज हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे। शब्द शक्ति का अर्थ जानने से पहले मैंने आपके लिए थोड़ा सा नोट्स बनाया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद में अपन शब्द शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी। देखो, ये शब्द शक्ति है। वैसे तो देखो, आप सीधे से सरल अर्थ में अगर आप समझना चाहो तो शब्द शक्ति का अर्थ होता है कि वह शक्ति, शब्द की वह पावर जो उसका अर्थ प्रकट करती है, जो उसका अर्थ अपने सामने उपस्थित करती है। अब आप कहोगे मैडम अर्थ प्रकट करती है, हर शब्द ही अपने आप में अर्थ प्रकट करता है। हाँ बिल्कुल, हर शब्द अपने आप में अपने सामने अर्थ उसका उपस्थित करता है। परंतु देखो, उसके कई कई आधार होते हैं। कई शब्द होते हैं अपना सीधा अर्थ जो है अपने सामने उपस्थित कर देते हैं। जैसे मान लो मैं आपका नाम लूँ कि जो है आप कोई भी हो, आप सुनीता हो, आप अनीता हो, आप जो भी हो ना, तो ये तो सीधा सा अर्थ है कि ठीक है आप सुनीता हो, है ना। तो ये तो शब्द है ना अपना सीधा अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँ कि आप तो कल्पना चावला हो, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, मैं आपको बोलूँ कि आप सुनीता हो, तो ये इसका सीधा अर्थ आ गया, ठीक है, आप सुनीता हो। इसके अलावा मैं आपको बोलूँ कि आप तो कल्पना चावला हो, कल्पना चावला हो। या फिर और भी, जैसे आपका किसी और के आधार पर मैं आपको उपमा करूं, आपका नाम कहूं। अब कल्पना चावला यानी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बुद्धिमान हो, आप मेहनती हो, ठीक है ना। तो ये, हाँ, आप कल्पना चावला हो। अब आपके सामने कल्पना चावला उपस्थित नहीं है, तो मैं आपको कल्पना चावला एक जो महान वैज्ञानिक थी उसके आधार पर आपको बता रही हूँ। आपका जो है आपकी उससे तुलना कर रही हूँ एक तरह से। मतलब कल्पना चावला के लक्षण आप में हैं, ठीक है। मेहनती थी, जो भी थी, है ना। तो आपका यहाँ पर, आप कल्पना चावला हो, आप कल्पना चावला वास्तविक रूप से नहीं हो। आपके जो लक्षण हैं वो कल्पना चावला जैसे हैं, ठीक है। सुनीता, मैंने कहा आप सुनीता हो, सिद्धार्थ उपस्थित हो गया। मैं कहूँगी आपको आप कल्पना चावला हो। या फिर आप तो नीरी गाय हो, ठीक है, वह तो गधा है। तो ये सब क्या है, ये सिद्धार्थ नहीं दे रहे। कल्पना चावला आपको सिद्धार्थ नहीं दे रही, लेकिन कल्पना चावला के आधार पर आपका अर्थ लिया जा रहा है कि आप कल्पना चावला के समान मेहनती हो, आप कल्पना चावला के समान इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो ये सीधा अर्थ नहीं दे रहा, किसी के लक्षण के आधार पर आपका जो है आप परिभाषित हो रहे हो। मैं कहूँ आप तो नीरी गाय हो, नीरी नीरी यानी आप तो कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर गाय हो, आप तो बिल्कुल कमज़ोर हो, ठीक है। तो नीरी गाय हो, अब आप गाय तो हो नहीं सकते, मनुष्य है, मनुष्य गाय जानवर थोड़ी हो सकता है। तो गाय के आधार पर, गाय के लक्षणों के आधार पर आपका जो है अर्थ उपस्थित हो रहा है। गाय के आधार पर आपका अर्थ संकेतित हो रहा है, गाय के आधार पर आपका अर्थ प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा अर्थ नहीं आ रहा। एक तो मैं कहूँ आप सुनीता हो, आप मुकेश हो, आप जो भी हो, ठीक है, आप हरिशंकर हो, जो भी हो, कुछ भी हो, तो ये तो सिद्धार्थ हो गया। और इसकी जगह मैं कहूँ आप तो अब्दुल कलाम हो, तो उन महान पुरुष के आधार पर आपका जो है परिभाषित हो रहा है। उस महान पुरुष के शब्द के आधार पर आपका अर्थ प्रकट हो रहा है, महान पुरुष के लक्षणों के आधार पर आपका अर्थ प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो सीधा अर्थ नहीं देकर किसी लक्षण के आधार पर, किसी रूढ़ि के आधार पर, किसी प्रयोजन के आधार पर जिन शब्दों का अपने को अर्थ प्रकट होता है, वहाँ पर जो है लक्षण होते हैं, वह लक्षण के आधार पर शब्द का अर्थ अपने को प्रकट करते हैं। अब देखो, आप कहोगे मैडम रूढ़ि, प्रयोजन, रूढ़ि। अरे कल्पना चावला ईमानदार थी, मेहनती थी, ठीक है ना। तो अब आप भी ईमानदार हो, आप भी मेहनत करते हो, तो ईमानदार और मेहनत किसको रूढ़ हो गया, कल्पना चावला को। आप महान हो, आप जो है आपका जो ध्यान है, जो वैज्ञानिक चीज़ों में, मिसाइल बनाने में, ऐसे जो है सृजनात्मक क्रियाओं में आपका ध्यान ज़्यादा है ना, तो आपको अब्दुल कलाम कह दिया जाता है। तो मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम, तो मिसाइल में जो इंटरेस्ट आपका है मान लो, है ना, तो मिसाइल का जो रुचि है वो अब्दुल कलाम के आधार पर रूढ़ हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो, सीधा अर्थ नहीं देकर किसी रूढ़ि के आधार पर, किसी प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ निकलता है। तो
ये भी क्या हो गई, एक तरह से शब्द की शक्ति कि शब्द का वह शब्द में वह शक्ति जो किसी के लक्षण के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर कोई दूसरा अर्थ निकलता है, सीधा अर्थ नहीं, तो वो भी शब्द की एक शक्ति है। तीसरा अपन देखते हैं, जैसे एक तो हो गया सीधा, दूसरा हो गया लक्षण, और तीसरा अपन देखते हैं जैसे कोई भी जैसे अपन, मैं आपको बोल दूँ है ना कि मार्च आ गया है, आपको अचानक से कहती हूँ मैं कि अरे मार्च आ गया है, तो देखो मार्च आ गया का सीधा सा अर्थ क्या होता है, ठीक है मार्च का महीना आ गया, तो इसका तो सीधा अर्थ हो गया है ना, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मार्च का महीना आ गया। अगर अपन इसका सिर्फ मार्च का महीना आ गया ये लेते हैं तो ये अभिधा में चला जाएगा, यानी सीधा सा अर्थ प्रकट हो रहा है। लेकिन मार्च का महीना आ गया, इसका कोई, जैसे विद्यार्थी अपने को बोलता है कि मैं मार्च का महीना आ गया, तो इसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है कि मार्च का महीना आ गया, यानी आपकी परीक्षा आ गई, आपकी परीक्षा आ गई। तो देखो ना तो इसमें सीधा अर्थ अपने को प्रकट कर हो रहा है ना किसी लक्षण। अब किसी लक्षण क्या है, इसमें कोई लक्षण है ना अपने को दिखाई नहीं दे रहे, कोई तीसरा ही, कोई विशेष ही अर्थ अपने सामने उपस्थित हो रहा है। तो ये शब्द कौन सा, मार्च है, मार्च शब्द है। इस शब्द में जो अर्थ प्रकट करने की शक्ति है, क्या कोई तीसरा अर्थ, ठीक है, कोई तीसरा अर्थ अपने सामने उपस्थित हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि मार्च आ गया, यानी अपनी परीक्षा पास में आ गई, अपने को पढ़ना है, अपने को दिन रात एक करना है, ठीक है। तो मार्च शब्द परीक्षा का अर्थ अपने को व्यंजित कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगी जो है व्यंजना। अब देखते हैं अपने इसका विस्तृत रूप से अपन इसको पढ़ते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आता था शब्द शक्ति को समझाइए, या शब्द शक्ति के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आपको एग्जाम में किस प्रकार पढ़ना है, जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी मैं समझा दूंगी, बाकी आपको इसको पढ़ना है। सबसे पहले अपने को देखना है कि शब्द शक्ति साहित्य में आई किस प्रकार से, ठीक है। शब्द शक्ति साहित्य में किस प्रकार से आती है, काव्य के स्वरूप का निर्धारण करने वाले काव्य शास्त्रियों ने जब शब्द और अर्थ को काव्य का अनिवार्य अंग मान लिया, तो उनके लिए यह आवश्यक हो गया कि वे शब्द और अर्थ के स्वरूपों का निर्णय करें, तथा शब्द में जो विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति रहती है उसका विवेचन करना भी आवश्यक हो गया है। देखो संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने कहा कि शब्द और अर्थ, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों होते हैं वहाँ काव्य होना, वहाँ जो है काव्य होता है, ठीक है ना। तो काव्य का अनिवार्य अंग बताया किसको, शब्द और अर्थ दोनों को, ठीक है। तो अब शब्द और अर्थ को तो मान लिया अनिवार्य अंग, अब शब्द का जो अर्थ है वो किस प्रकार उपस्थित होता है, इसका भी तो कोई रूप निर्धारित होना चाहिए ना, इसका भी तो कोई स्वरूप होना चाहिए। तो इसका स्वरूप निर्धारण करने में जो परिणाम निकल कर आता है वह शब्द शक्ति के रूप में निकल कर आता है, ठीक है। उसका विवेचन करना भी आवश्यक होगा, किसका, कि शब्द से जो अर्थ प्रकट हो रहा है, विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति रहती है उसका विवेचन करना भी आवश्यक हो गया। अतः अर्थ प्रकट करने की शक्ति के विवेचन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, अर्थ प्रकट करने की शक्ति के विवेचन के परिणाम स्वरूप शब्द शक्ति का आविर्भाव हुआ है। ये बहुत ही जो है सरल है इसका, कि शब्द शक्ति किस प्रकार अपने साहित्य में समावेश होता है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। देखो इतना है, ये रफली है, इतना गंदा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको कहूँ अब ये कह रहा है क्या, इसमें देखो कि अर्थ प्रकट करने की शक्ति के विवेचन के परिणाम स्वरूप। अब ये शब्द है, मैं कहूँ आपको कि आप सुनीता हो, ठीक है, आप सुनीता हो, मैं कहूँ आप कल्पना चावला हो, तो यहाँ तो सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है, कल्पना चावला हो, यहाँ सीधा नहीं, कल्पना चावला के आधार पर आपका जो अर्थ प्रकट हो रहा है। मैं आपसे कहूँ कि मार्च आ गया है, अब इसका देखो ना तो सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है ना किसी लक्षण के आधार पर, जबकि अपनी इसका कोई तीसरा ही अर्थ लेंगे कि मार्च आ गया है यानी परीक्षा आ गई है, परीक्षा आपकी नज़दीक आ गई है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको दिन रात मेहनत करनी है। कितने अर्थ निकल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये अर्थ प्रकट करने की शक्ति है, अलग अलग प्रकार से इनकी अर्थ प्रकट करने की शक्ति है। इसी का स्वरूप निर्धारण करने पर जो परिणाम सामने आया वह शब्द शक्ति का आया है, ठीक है ना। शब्द शक्ति का अर्थ देखो, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है।
ये सबसे मोटी बात है। शब्द और अर्थ का संबंध ही क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है, कि वह शब्द जो अपना अर्थ किस प्रकार प्रकट करता है, इनका विवेचन करते करते ही शब्द शक्ति का अस्तित्व अपने सामने उपस्थित होता है। प्रत्येक शब्द में अर्थ होता है, यह अर्थ ही उस शब्द की शक्ति कहलाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि हर शब्द में अर्थ होता है और यह अर्थ ही उस शब्द की शक्ति कहलाता है। ये मैंने बता दिया आपको। ये हर शब्द में अपना अपना अर्थ होता है। सीधा अर्थ आ गया, ये भी शब्द शक्ति है। किसी के लक्षण के आधार पर है अर्थ आ रहा है, ये शब्द शक्ति है। और कोई तीसरा ही अर्थ उपस्थित हो रहा है, ये शब्द शक्ति है। अब इनके आधार पर देखो, जिस आधार पर अपन अर्थ ग्रहण कर रहे हैं उस आधार पर शब्द के कई प्रकार होते हैं। जैसे कभी प्रत्यक्ष और सीधे संकेत की, मैंने कहा आप सुनीता हो, सीधा संकेत आ रहा है। कभी लक्ष्यार्थ की, मैंने कहा आप कल्पना चावला हो, आप अब्दुल कलाम हो, तो ये लक्ष्यार्थ हो गया। कभी व्यंजनावृत्ति की, मैंने कहा मैं मार्च का महीना आ गया, ठीक है, तो ये व्यंजना हो गई। व्यंजना किस पर? व्यंजना हो गई कि मार्च का महीना आ गया, अपने को पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, एग्जाम आ गई, परीक्षा आ गई। अर्थग्रहीयता की शक्ति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 भाग है। किसके आधार पर? अर्थ अपन जहाँ ग्रहण करते हैं। अब जहाँ यहाँ अपना अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, मैंने कहा आप सुनीता हो, सीधा सा अर्थ आ गया। अब इस आधार पर अपन इसके 3 भेद करते हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। पहला है देखो अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का देखो शाब्दिक अर्थ होता है अभिधन धा, अभी ज्ञान होना। ये मात्रा है आपने इधर आएगी, मैंने इसको इधर लगा दिया है, आप लगा लेना। अभिधन दा, अभी ज्ञान होना, अभी यानी अभी और धा यानी ज्ञान होना, ध्यान हो जाना कि अभी अपने को पता चल गया है। किसका? अभी ज्ञान होना, तत्क्षण प्राप्त होना, तत्क्षणी तत्, तत् यानी उक्षी, उस तत् शब्द का अर्थ होता है उसी, क्षण यानी समय, उसी समय प्राप्त हो जाता है क्या? अर्थ। और इसी के देखो अन्य अर्थ है, सीधे रूप में प्रचलित अर्थ का ज्ञान, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध। जैसे मैंने कहा आपको, क्या कहा मैंने आपको? आप सुनीता हो, आप सुनीता हो, तो अभी ज्ञान हो गया, हाँ ठीक है आप सुनीता हो, ठीक है। सीधे रूप में प्रचलित अर्थ, आप सुनीता हो, सीधे रूप में जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही। और साक्षात यानी जैसा कहा वैसा का वैसा अपने सामने अर्थ उपस्थित हो गया। अब ये तो इनका शाब्दिक अर्थ बताया है। अब इसकी परिभाषा देखो, जब कोई शब्द अपने साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराता है तो वह उस अर्थ की प्रतीति में शब्द का व्यापार कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको लिखवा दिया है, उसमें भी लिखवाया था और आगे भी मैं लिखवा दूंगी। अभी केवल आपने को इसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। ये अभिधा शब्द शक्ति की सर्वमान्य परिभाषा है और अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी परिभाषा देते हैं। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्य अर्थ हो जाएगा, जैसा बोलता है वैसा का वैसा ही। अब देखो मुख्य अर्थ, इसका जो है संधि हो जाएगा मुख्यार्थ, ये भी आ जाएगा आगे आगे। अब इस मुख्यार्थ को ही बेटा अपन वाच्यार्थ भी कहते हैं। ये वाच्यार्थ शब्द आगे बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। वैसे यहाँ उल्लेखनीय नहीं है, आपको लिखना, अगर आपको चाहो आपको लिखना है तो लिख लेना, बाकी ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्यार्थ को ही अपन वाच्यार्थ भी कहते हैं। ये वाच्यार्थ शब्द बार बार आगे आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। अभिधा शक्ति से शब्द के जिस अर्थ का बोध हो उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। अभिधा शक्ति से शब्द के जिस अर्थ का बोध होता हो उसे वाच्यार्थ कहते हैं। अब कैसे? मैंने कहा आप सुनीता हो, तो आप सुनीता, यह सुनीता शब्द है सीधा अर्थ कर रहा है, तो ये सुनीता है वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ यानी वाचक क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। वाचक कहना चाहता है कि आप सुनीता हो, तो ये है ना, इसमें वाच्यार्थ हो गया, मुख्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ और मुख्यार्थ एक ही बात होती है। अभिधा शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। यह 3 प्रकार के शब्द निम्नलिखित है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगारूढ़ शब्द। वो हम आगे देखेंगे। रूढ़ शब्द देख लो क्या होते हैं।
वे शब्द जिनको खंडित नहीं किया जा सकता और यदि खंडित कर दिया जाए तो अर्थ बिखर जाता है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर आप उनके टुकड़े कर भी दो तो उसका अर्थ बिखर जाता है, कोई अर्थ नहीं रह जाता उनका। जैसे घड़ी, पानी, राजा, पेड़, आम, तोड़कर देखो, इनका अर्थ रहता है, नहीं रहता तो रूढ़ है, और अगर रहता है तो रूढ़ नहीं है। यौगिक देखो, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति होती है और जिनके अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न नहीं होते हैं। अब वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति यानी जिनको जोड़ने पर बनते हैं। अब देखो व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ क्या होते हैं, जो है उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जिनके अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से भिन्न नहीं होते, यानी उनको जोड़ने के बाद में जहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ उनका अर्थ अलग नहीं होता। जैसे जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, ये मैंने 2 परिभाषा लिखाई है, जो आपको अच्छे लगे वो लिख लेना, ठीक है। ऊपर वाला आपका BA फाइनल के लेवल का है या आपके 12वीं कक्षा का लेवल का है। ये मैंने इसलिए लिखवा दिया है क्योंकि मैंने रूढ़ का ये लिखवाया ना, खंडित नहीं किया है, तो इसके आधार पर मुझे लगा कि ये बच्चों को याद हो जाएगा, है ना। जो अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ तो होता है, खंडित करने के बाद में कोई अर्थ बिखर जाता है, जबकि ये देखो योग से बना है, यानी उनको तोड़ने के बाद में भी उनका अर्थ बना रहता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाचक, विद्यार्थी, धनवान, त्रिलोकी, इनके अर्थ तोड़ तोड़ कर देखो आप, हर शब्द का अपने आप में अर्थ है। पाचक जो पाचन, धन अक अर्थात पाचन जो है पचाने वाला, अक यानी करने वाला, विद्यार्थी, ये सब आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है योग रूढ़। जब शब्द का यौगिक अर्थ होते हुए भी सरल अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ निकलता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज का अर्थ अपन कमल लेते हैं, ये तक तो थोड़ा सा है ठीक है, लेकिन अपन देखो इस आधार पर भी समझते हैं क्या कि योग का अर्थ होता है शब्द बनता है ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वह शब्द बनता है। अब देखो जलज का अर्थ, ये जलज है किससे बना है, जल प्लस जय, यानी जल और जय शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न, जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। अब यौगिक है, लेकिन देखो सरल अर्थ प्रकट न होकर, अब जल से उत्पन्न, देखो जल से उत्पन्न, ठीक है, कमल होता है, अपन ने यहाँ लिखा। और जल में अपन देखते हैं सिंघाड़ा भी जल में उत्पन्न होता है, आप लोगों ने देखा होगा सिंघाड़ा। इसी प्रकार और भी जैसे जीव होते हैं, मछली भी जल में होती है ना, और भी जैसे कई होते हैं जो जल में उत्पन्न होते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं कि जलज केवल कमल शब्द के लिए ही काम में लेते हैं, ठीक है। इसी के अलावा और उदाहरण देख लो, जैसे अपने गिरधारी है, गिरधारी अपन किसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को गिरधारी बोलते हैं। कृष्ण को गिरधारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने गिरी को धारण किया था, अंगुली पे पहाड़ को धारण किया था। अब गिरधारी पहाड़ को धारण कृष्ण के अलावा हनुमान जी ने भी धारण किया था। जब लक्ष्मण के जो है बाण लगा था, संजीवनी बूटी प्राप्त करने के लिए वो पर्वत उठा लाए थे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि क्या कभी अपन ने हनुमान के लिए गिरधारी शब्द काम में लिया, नहीं लिया। अब वो भी देखो गिर प्लस धारी, गिर और धारी 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी अपन उसको कभी भी गिरधारी नहीं कहते, किसको, हनुमान जी को। तो देखो इसमें योग रूढ़ शब्द वो होते हैं कि यद्यपि योग यानी 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन वो किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जलज विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। अब सरल अर्थ, जैसे तो जलज का अर्थ सिंघाड़ा भी होना चाहिए, कमल भी होना चाहिए, गिरधारी का अर्थ कृष्ण भी होना चाहिए, हनुमान भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो है एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं ये, इसलिए इन शब्दों को अपन योगारूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गणनायक
गणेश गणनायक यानी देवताओं का राजा, देवताओं का नेता। नायक शब्द का अर्थ क्या होता है? नेता। तो देवताओं का नेता या तो अपने को ब्रह्मा जी को कहना चाहिए या अपने को इंद्र को कहना चाहिए, लेकिन गणनायक शब्द किसके लिए आया है? गणनायक गणेश के लिए आता है, शिव जी के पुत्र लंबोदर के लिए आता है। ठीक है, इस प्रकार ये रूढ़ शब्द है। देखो मैंने देखा है अभिधा शब्द शक्ति का 3 प्रकार के जो है शब्दों से इसका अर्थ निश्चित होता है, वो अपनी विशेषता इनकी पीछे देख ली है। कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। अब देखो आता है शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, ये अभिधा शब्द शक्ति की अंतिम रूप से परिभाषा हो गई। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा में है, आपके हिंदी साहित्य के पहले पेपर में चैप्टर है, वहीं से मैंने आपके लिए उदाहरण उठाए हैं, क्योंकि ऐसे उदाहरण आपको जल्दी से आसानी से याद हो जाएंगे। और ये उदाहरण आप अनागी परीक्षा में लिखोगे तो आपको अधिक जो है अंक मिलने की संभावना है। ठीक है, जैसे आप लोग, मैंने अभी बताया कि आप वो सुनीता हो, ये उदाहरण तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। ये उदाहरण आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको एग्जाम में यही उदाहरण लिखना है। वो उदाहरण आपकी 12वीं कक्षा के लेवल के थे, ये उदाहरण आपकी BA फाइनल के लेवल के हैं। ठीक है, यह है आपके पाठ में भी है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपनी पथवादा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह करे जाते। याद हो गई होगी, यशोधरा की पंक्तियां हैं। यशोधरा को गौतम बुद्ध सोता हुआ छोड़ के जाते हैं बिना कहे। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपने को अर्थ पता चल रहा है। ठीक है ना, अभी ज्ञान हो रहा है इनको पढ़ते ही कि यहाँ पर से यशोधरा का दर्द झलक रहा है, सीधे रूप में इसका अर्थ पता चल रहा है, साक्षात संकेतित अर्थ प्रकट अपने सामने हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति है इन पंक्तियों में। आगे देखो, प्रथम रश्मि का आना, रंगीणी तूने कैसे पहचाना। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। कितनी मीठी पंक्ति है, अपन ने पढ़ा था ये वो जो सुमित्रा नंदन पंत की है, हाँ पंत की है, प्रकृति के पंत की ये पंक्तियाँ हैं कि छोटी सी चिड़िया को कहते हैं कि हे चिड़िया, हे छोटी सी विहंगिनी, छोटे से पक्षी अर्थात चिड़िया, तूने ये गाना कहाँ से प्राप्त किया है, कौन सा। सवेरे सवेरे उठकर जो मधुर स्वर में तू बोलती है, तो उस मधुर स्वर के बोलने को ही यहाँ पर गाने का जो है नाम दिया गया है। सीधा सा अर्थ अपने को पता चल रहा है। ये भी देखो आपके लिए मोस्ट है कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, जहाँ प्रसाद गुण होता है, जहाँ पांचाली रीति होती है, जहाँ करुण रस होता है, शांत रस होता है, भक्ति रस होता है, इनसे युक्त काव्य रचनाओं में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। ये आप इसमें वेरी मोस्ट लगा के लिखना है आपको नोट्स में, ये आपको लिखना ही है। ठीक है, ये आपकी अभिधा शब्द शक्ति हो गई। आगे देखते हैं लक्षण शब्द शक्ति। मैंने समझा दिया था आपको रफली उसमें, अब इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर समझना है। लक्षण शब्द शक्ति, लक्षण का अर्थ है लक्षण सहित। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था कि आप कल्पना चावला हो, तो कल्पना चावला के लक्षण के आधार पर आपका अर्थ लिया जा रहा है। ठीक है, लक्षण का अर्थ है लक्षण सहित, जब कोई अर्थ अपने वाच्यार्थ का बोध न कराए। अब वाच्यार्थ क्या है, वाचक क्या कह रहा है, कल्पना चावला, तो वो कल्पना चावला थोड़ी खड़ी है। मैंने कहा आप कल्पना चावला हो, आप अब्दुल कलाम हो, तो आप अब्दुल कलाम वास्तव में नहीं हो, आप वास्तव में कल्पना चावला नहीं हो। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जब कोई अर्थ अपने वाच्यार्थ का बोध न कराए तो कल्पना चावला नहीं है अपने सामने। ठीक है ना, बल्कि लक्षण के आधार पर किसी अन्य अर्थ का बोध हो। लक्षण कल्पना चावला के लक्षण है ईमानदार है, लगातार मेहनत करते हो। ठीक है ना, तो का बोध हो तब लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आपको समझ में आ गया होगा, इससे अगर नहीं समझ में आए तो आपको कभी नहीं आएगी। जैसे वह शेर आ रहा है, अब ये देखो मैंने आपको साहित्य के जो है उदाहरण उठाए हैं। वह शेर आ रहा है, इसका अर्थ अभिधा से नहीं निकलेगा। वह शेर आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है ना, निडर होके ऐसे बहादुर की तरह है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, देख वह शेर आ रहा है।
वास्तव में क्या शेर आता है और आप खड़े होकर ऐसे बोल सकते हो क्या कि वह शेर आ रहा है? नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि उस समय तो अपनी हालत ही ऐसी हो जाएगी कि शेर की, हाँ आप कल्पना कर सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति को अपन देखते कहते हैं कि वह शेर आ रहा है, तो इसका अर्थ अभिधा, अभिधा यानी सीधा अपने को अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, अभिधा से नहीं निकलेगा, क्योंकि वह शेर नहीं है, वह आदमी है। आदमी को शेर की संज्ञा दी गई है, परंतु आदमी शेर नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा आप कल्पना चावला हो, लेकिन वास्तव में आप कल्पना चावला नहीं हो, आप में लक्षण है, परंतु आदमी शेर नहीं हो सकता। यहाँ शेर का अर्थ है वीर या वीरत्व युक्त व्यक्ति जिसमें पुरुष की मात्रा हो। यहाँ आदमी में वही लक्षण है जो शेर में है, अतः यहाँ शब्द का अर्थ शेर के लक्षण से लिया जा रहा है, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब इससे अच्छा और आपको तो फिर नहीं समझ में आया तो भगवानी मालिका आपका। अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन से संबंधित अन्य अर्थ का जिस शब्द शक्ति से बोध होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे पंजाब वीर है, अब पंजाब वीर है, पंजाब जो है, पंजाब के सभी लोग जो है वीर पुरुष है, तो ये इसका अर्थ है ना रूढ़ि के आधार पर क्या कि वहाँ के जो व्यक्ति है सारे वीर हैं। ठीक है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति की जो परिभाषा हो गई। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी है लक्षणा शब्द शक्ति की? रामचंद्र शुक्ल, मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि के कारण या किसी प्रयोजन के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब देखो ये तो बता दिया, ठीक है, मैंने समझा दिया था आपको। रूढ़ि के कारण, रूढ़ि मान लो शेर, वीरता, वीरता पुरुष, ये है केवल शेर, शेर में ही है, ठीक है ना। तो वीरता जहाँ जो एक शेर के लिए रूढ़ हो गया, ठीक है, तो वीर पुरुष के लिए अपन जो है शेर का ही काम में लेंगे। और किसी प्रयोजन, प्रयोजन शब्द का अर्थ होता है कारण, प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? कारण, है ना। तो रूढ़ि के कारण और किसी कारण के लिए मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ का ज्ञान जिस शक्ति के द्वारा होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसको इन रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर इसको फिर से अपन दो भागों में बांटते हैं। लक्षणा की पहले विशेषता देखते हैं। लक्षणा की विशेषता या तत्व, अभिधा से प्राप्त मुख्य अर्थ का बाधित हो जाना। अब देखो यहाँ बोध नहीं है, बोध का अर्थ तो ज्ञान होता है, बाधित यानी डिस्टर्ब हो गया, यानी अभिधा से सीधा अर्थ अपने को पता नहीं चल रहा। आप कल्पना चावला है तो सीधा अर्थ नहीं हो रहा, ये कल्पना चावला है, अमेरिका से यहाँ आ गई, वो तो मर गई, वो तो अंतरिक्ष में है, ठीक है ना, तो बाधा उपस्थित हो गई ना। नहीं, अभिधा से प्राप्त मुख्य अर्थ का बाधित होना, नहीं नहीं ये कल्पना चावला नहीं है, वो तो कभी की मर गई, वो तो नासा में थी, वो तो अमेरिका में थी, ठीक है। अब मुख्य अर्थ एवं अभिप्रेत अर्थ का संबंध। अब मुख्य अर्थ तो क्या हो गया, जो है कल्पना चावला, और अभिप्रेत कल्पना चावला की ईमानदारी, उसकी लगातार मेहनत, इन दोनों में है ना संबंध हो जाएगा। उक्त संबंध का कारण किसी रूढ़ि या प्रयोजन का होना। तुम तो पूरे बेल हो। अब रूढ़ि है कमज़ोर व्यक्ति, बेल होता है कमज़ोर होता है, ठीक है ना। तो तुम तो पूरे बेल हो। गंगावासी आ रहे हैं, अब जो गंगा नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो रूढ़ि के आधार पर इसका अर्थ हो गया, समझा दिया था मैंने आपको पहले। भेद देखो, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। शब्द का लक्ष्यार्थ लेने से लक्षणा के दो मुख्य भेद माने जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में क्या अर्थ लिया जाता है? अर्थ का बोध रूढ़ि परंपरा के कारण, परंपरा से चला आ रहा है, कल्पना चावला मेहनती थी, जो भी थी उसके आधार पर अपन है ना इसका अर्थ ले रहे हैं, शुरू से चला आ रहा है। प्रयोजनवती, किसी विशेष अभिप्राय से शब्द का प्रयोग, कोई विशेष अभिप्राय विशेष अर्थ से है ना शब्द का प्रयोग ले रहे हैं। विस्तार से देखते हैं रूढ़ा लक्षणा को। जहाँ रूढ़ि या परंपरा के कारण शब्द के नियत संकेतित अर्थ से भिन्न किसी दूसरे अर्थ का बोध कराते हैं वह रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पंजाब लड़ता है, पंजाब की भूमि कैसे लड़ेगी जरा बताओ?
पंजाब की जो ज़मीन है वो खड़ी होकर लड़ने लग जाएगी क्या? पंजाब का जो भूमि का एक खंड विशेष है, क्या वो लड़ने लग जाएगी? वह नहीं लड़ेगी। अतः यह मुख्यार्थ बाधित है। भाई पंजाब का जो क्षेत्र है वो है ना, उस वह थोड़ा लड़ेगा, तो सिद्धार्थ अपने को पता नहीं चल रहा। ठीक है, लक्ष्य है पंजाब वासी, पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं वो लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब वासी जो है लड़ाका है। राजस्थान वीर है, इसमें भी वही बात आ जाएगी, राजस्थानी लोग वीर होते हैं। यहाँ भी मुख्य अर्थ में बाधा रूढ़ी के कारण आई है। अब रूढ़ी यहाँ क्या है आप बताओ जरा। रूढ़ी यानी परंपरा। परंपरा क्या है? अरे राजस्थान वीर है, रानी पद्मावती किस प्रकार जो है जोहर करी थी उन्होंने, हाड़ी रानी किस प्रकार उन्होंने जोहर, मीराबाई राजस्थान की भक्त कवयित्री, और राणा रत्न सिंह मेवाड़ के राजा थे, महाराणा प्रताप ये वीर थे। तो ये परंपरा चली आ रही है, रूढ़ी हो गई पर है ना कि वीर थे। तो यहाँ भी मुख्य अर्थ में बाधा रूढ़ी के कारण आई है, राजस्थान के लोग वीर है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ पर लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किसी विशेष अभिप्राय से किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे बनारस गंगा पर है। अब यहाँ पर अर्थ अपन किसी कारण से लेते हैं, यहाँ पर अर्थ रूढ़ी से नहीं कारण से लेते हैं। कारण क्या होगा? बनारस गंगा पर है, यहाँ गंगा शब्द लाक्षणिक है। ठीक है ना, गंगा पर। अब देखो गंगा पर है तो गंगा नदी के बीचों बीच में तो होगा नहीं। मुख्य अर्थ तो ये यही बाधा हो गई, मुख्य अर्थ तो बाधा यही हो गई कि अगर अपन बोलते कि बनारस गंगा के तट पर है तब तो मुख्य अर्थ हो जाता। ठीक है ना, लेकिन अपने को मुख्य अर्थ निकालना पड़ रहा है बेटा इसमें। बनारस गंगा पर है, गंगा पर का मतलब होता है गंगा का जो पानी है उस पानी के ऊपर है, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अपन इसका अर्थ निकाल रहे हैं क्या कि जो है नदी पर बनारस का होना असंभव है। ठीक है ना, बनारस गंगा पर है यानी गंगा नदी के ऊपर थोड़ी है, मुख्य अर्थ तो ये हो गया। अब अर्थ निकाल रहे हैं कि उसके तट पर है। बनारस गंगा पर है, यहाँ गंगा शब्द लाक्षणिक है, इसका मुख्य अर्थ गंगा नहीं है परंतु नदी पर बनारस का होना असंभव है। जल पर नगर कैसे बन सकता है? बन सकता है जल पर नगर? नहीं बन सकता। यहाँ गंगा पर लाक्षणिक पद का प्रयोग करने का प्रयोजन है। अब क्यों? प्रयोजन यानी कारण है। यहाँ गंगा पर लाक्षणिक पद का प्रयोग करने का कारण है कि नगर गंगा पर होने के कारण बड़ा शीतल और पवित्र है। ठीक है, बनारस गंगा नदी पवित्र है, गंगा नदी शीतल है, इस वजह से बनारस भी शीतल और पवित्र है। तो ये कारण है, वजह है। इस वजह से मैंने कहा कि इस वजह से बनारस भी शीतल और पवित्र है। ठीक है, प्रयोजनवती लक्षणा के भी भेद है। पहले अपन ने लक्षणा के प्रयोग जो है भेद किए, गुण जो रूढ़ा प्रयोजनवती। अब प्रयोजनवती के भी 2 लक्षण है। ये आप लक्षणों में आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको लास्ट में चार्ट बना लूँगी इन सब का एक आराम से, है ना। तो आपको चार्ट से ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं। प्रयोजनवती के लक्षण: गुणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। ये मैं आपको साथ के साथ इसलिए लिखा देती हूँ कि बच्चे आगे जाके कंफ्यूज ना हो। गुणी लक्षणा की परिभाषा आगे है लेकिन शॉर्ट है। सादृश्य संबंध, कि ऐसा संबंध स्थापित करते हैं कि जो दिखाई देता है। शुद्धा लक्षणा होता है कि सामीप्य संबंध, निकटता का संबंध है। ठीक है, गुणी लक्षणा समान गुण सादृश्य के कारण लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है। जैसे उसके मुख शशिकर से सुंदरी किरण बरसी, मन कुमुद खिला हर्षित निश्चल उर की सरसी। कितनी मधुर पंक्तियाँ है। उसके मुख शशिकर से, उसके मुख रूपी चांदनी से सुंदरी किरण बरसी, सुंदरता की किरण की बरसात होने लग गई। मन कुमुद खिला, मन रूपी पुष्प खिल गया, कमल खिल गया। हर्षित निश्चल उर की सरसी, मन और शशि कर के बीच अभेद का आरोपण करते हुए मन एवं कुमुद के बीच समान गुण के आधार पर संबंध स्थापित किया है।
मन और कुमुद। मन, देखो उसके मुख को देखकर मन प्रसन्न हुआ। तो मन प्रसन्न किस प्रकार प्रसन्न हुआ? कमल के पुष्प के समान, कमल के समान मन प्रसन्न हुआ। तो दोनों में समान गुण हुए। ठीक है, अब गुण दिखा, कमल भी दिखाई देता है, कमल दिखाई दे रहा है ना, कमल दिखाई देता है, चांदनी भी दिखाई देती है। तो इनके आधार पर इनके साथ में संबंध स्थापित किया जा रहा है और इसी के आधार पर, इन संबंधों के आधार पर ये अपन इसका अर्थ ले रहे हैं। तो यहाँ पर गुणी लक्षणा हो जाएगी। दूसरी देखो शुद्धा लक्षणा, जहाँ सादृश्य संबंधों को छोड़कर अन्य प्रकार के संबंध, सामीप्य यानी निकटता, आधार आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे शुद्धा लक्षणा कहते हैं। जैसे पानी में घर है, अब देखो उसमें तो देखने के आधार पर संबंध स्थापित कर रहे थे और इसमें अपन समीपता, अब पानी में घर है, पानी के अंदर वही बात आ गई ना, बनारस गंगा पर है, तो पानी के अंदर तो घर बनेगा नहीं, बताओ घर कहाँ बनेगा? पानी के आसपास ज़रूर हो सकता है, पानी के समीप ज़रूर हो सकता है, पानी के निकट घर हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर घर का जो अपन अर्थ ले रहे हैं, समीपता के आधार पर ले रहे हैं या फिर सादृश्य के आधार पर ले रहे हैं? समीपता के आधार पर इसका अर्थ ले रहे हैं। इसमें लक्ष्यार्थ पानी के तट पर घर है, इसका बोध पानी और घर के सादृश्य से नहीं होता, अपितु दोनों की समानता, समीपता में होता है। तो वहाँ पर शुद्धा लक्षणा है। आपके आधार पर देखो उदाहरण ढूंढा है मैंने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला, हे कमज़ोर नारी, तुम्हारी यही कहानी है कि तेरे आंचल में तो दूध है और हर पल तेरी आँखों में पानी रहता है। यानी संपूर्ण सृष्टि की संचालक तू है, लेकिन फिर भी तू दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी है। यहाँ आंचल से तात्पर्य वक्ष स्थल से है, जो सामीप्य संबंध से जाना जा सकता है। ठीक है, आंचल से वक्ष स्थल, वक्ष स्थल स्त्री के जो है निकट होते हैं, पास होते हैं। अतः यहाँ प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा है। ठीक है, शुद्धा लक्षणा के भी दो उपभेद है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। अब उपादान लक्षणा का अन्य नाम है अजहत स्वार्था, लक्षण लक्षणा का अन्य नाम है जहत स्वार्था। मैं सोच रही हूँ ये अगले वाली कक्षा में करवा दूँ। चलो ये अगले वाली कक्षा में अभी कर लो। चलो, उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा होती है, देखो उपादान शब्द का अर्थ होता है लेना। अपन ने देखा है दान, दान देते हैं, भाई मैंने दान कर दिया, दान दे दिया। ठीक है ना। तो दान का विपरीत हो जाएगा उपादान, यानी लेना। अब लेना का देखो लक्षण से क्या संबंध है। लेना, उपादान का तात्पर्य है लेना, जहाँ अर्थ के लिए वाचक का संबंध लेना पड़े, वाचक का संबंध लेना पड़े, वहाँ उपादान लक्षणा होती है। इसमें वाच्यार्थ का त्याग नहीं होता, अतः इसे अजहत स्वार्था कहते हैं। जैसे लाल पगड़ी जा रही है, यहाँ लाल पगड़ी का अर्थ सिपाही से लिया गया है। लाल पगड़ी बोल देते हैं कि ये लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी कौन पहनते हैं? सिपाही लोग पहनते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखो लाल पगड़ी सिपाही लोग पहनते हैं। ठीक है। अब अपन ये नहीं, यहाँ नहीं कह रहे कि सिपाही जा रहे हैं। अगर अपन ये कह रहे कि सिपाही जा रहे हैं तो अभिधा हो जाएगी, लक्षणा कहाँ होगी? ठीक है, सिपाही जा रहे हैं ये नहीं कि अगर अपन बोल रहे हैं लाल पगड़ी जा रही है, तो यहाँ लाल पगड़ी का अर्थ अपन ले रहे हैं सिपाही। ठीक है, किंतु सिपाही के साथ लाल पगड़ी भी अंग रूप में लगी रहती है। ठीक है, सिपाही के साथ होती है। ठीक है ना। तो सिपाही की लाल पगड़ी का अर्थ अपन ने लिया है सिपाही, तो सिपाही और लाल पगड़ी दोनों साथ साथ है, यानी सिपाही का एक अंग है लाल पगड़ी। ठीक है, सिपाही का एक अंग है लाल पगड़ी, तो ये साथ साथ में है, इसलिए अपन इसको उपादान लक्षण लक्षणा कहते हैं। आगे है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा देखो, जब अर्थ सिद्धि के लिए वाच्यार्थ को पूर्ण रूप से त्याग दिया जाता है,
अब अपने उपादान में क्या लिया था? वाच्यार्थ को त्यागा नहीं था, वाच्यार्थ का अर्थ अपने ग्रहण किया था। वाच्यार्थ का अर्थ अपने ग्रहण किया था, ठीक है ना। वाच्यार्थ को पूर्ण रूप से त्याग दिया जाता है, लक्षण लक्षणा में त्याग दिया जाता है, लेकिन उपादान में वाच्यार्थ का अर्थ लिया जाता है। वह लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। इसमें लक्ष्यार्थ से वाच्यार्थ का संबंध नहीं रहता, जबकि उपादान में लक्ष्यार्थ से वाच्यार्थ का संबंध रहता है, ठीक है ना। और लक्षण लक्षणा में लक्ष्यार्थ से वाच्यार्थ का संबंध नहीं रहता है। इसे जहत स्वार्था भी कहते हैं। जहत स्वार्था जहत यानी त्याग दिया, अजत यानी नहीं त्यागा। अजत उपादान का दूसरा अर्थ था, ठीक है। अब देखो, जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब आप इसको बिना देखे हुए देखो, आप एक बार, पेट में चूहे कूद रहे। अपने उपादान लक्षण का उदाहरण देखा था, क्या लाल पगड़ी जा रही है, तो लाल पगड़ी अर्थ लिया था अपने सिपाही का, सिपाही के साथ में लाल पगड़ी होती है। अब जरा मुझे ये बताओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका अर्थ सबको पता चल गया, भूख लग रही है, ठीक है ना। जरा मुझे बताओ, भूख के साथ कभी चूहे होते हैं क्या अपने? जब अपने को भूख लग रही होती है तो अपने सिर पे चूहे रहते हैं क्या? नहीं रहते। क्या वास्तव में अपने पेट में चूहे कूद रहते हैं? नहीं रहते। तो वाचक क्या है, यह वाच्यार्थ क्या है? चूहे कूदना, ठीक है ना। तो देखो, वाच्यार्थ को तो पूरी तरह से अपन ने छोड़ दिया और इसका अर्थ ले लिया अपन ने भूख लगना, ठीक है ना। तो लक्षण लक्षणा में जो वाच्यार्थ, जो मुख्य अर्थ है, उसको तो छोड़ देते हैं और उसको लक्ष्यार्थ को अपन ग्रहण करते हैं। यानी अब इनका अर्थ है भूख लगना, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि जब अर्थ सिद्धि के लिए वाच्यार्थ को पूर्ण रूप से त्याग दिया जाता है, तो चूहे कूदना, क्या वास्तव में अपने आसपास में चूहे कूद रहे हैं? अपने सिर के ऊपर कूद रहे हैं, अपने पेट में कूद रहे हैं? नहीं कूद रहे हैं। अपन लक्ष्य कर रहे हैं किसको? भूख को, ठीक है। वह लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, वह लक्षणा होती है। अब लक्ष्यार्थ से वाच्यार्थ का कोई संबंध नहीं है। अब भूख का चूहे से क्या संबंध, आप बताओ? भूख का चूहे से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, कोई संबंध नहीं है, यानी त्याग दिया अपन ने। तो इसे जहत स्वार्था भी कहते हैं। पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसमें वाच्यार्थ चूहे कूदना को पूर्णतया छोड़कर भूख लग रही है, लक्ष्यार्थ लेना पड़ रहा है, अतः यहाँ लक्षण लक्षणा होती है। राजस्थान जाग गया, मैंने चाहे कुछ इसमें, ये इसके उदाहरण है, आप देख लेना। इसमें मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया है, रस है यदि तो वह तेरे चरणों की ही झूठन है। अब यहाँ जो है कवि कह रहा है कि मैंने यद्यपि इसमें विष डाल दिया है। अब विष का अर्थ यहाँ पर वैसे तो देखो जहर होता है, लेकिन यह जहर नहीं, विष का अर्थ दोष। मैंने चाहे इसमें विष अपना डाल दिया है, यानी यद्यपि मेरे कार्य में कोई दोष हो गया है ना। रस है, रस का अर्थ यहाँ गुण है, फिर भी इसमें गुण है, यदि तो वह तेरे चरणों की ही जुटन। चरणों की जुटन का अर्थ यहाँ पर है संगति का प्रसाद, यानी मेरे में आज अगर कोई गुण है तो वह गुण है ना किसके कारण है? आपकी संगति के कारण मेरे में कोई गुण है, ठीक है। तो विष का अर्थ यहाँ दोष लिया जा रहा है, रस का अर्थ गुण लिया जा रही है, चरणों की जुटन यहाँ पर संगति का प्रसाद लिया जा रहा है। तो वाच्यार्थ के अर्थ को पूरी तरह से छोड़ दिया है और लक्ष्यार्थ अपने इसमें ग्रहण कर रहे हैं। आगे लक्षण लक्षणा के भी दो प्रकार है, सारोपा लक्षण लक्षणा, साध्यवसाना लक्षण लक्षणा। ये मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। सारोपा लक्षण लक्षणा जहाँ अपने को रूपक अलंकार होता है, सारोप यानी आरोप के साथ में लक्ष्यार्थ के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर सारोपा लक्षण लक्षणा होती है। जहाँ रूपक अलंकार होता है वहाँ सारोपा जो है लक्षण लक्षणा शक्ति होती है। साध्यवसान लक्षण लक्षणा, ये लक्षणा के दो भेद है। इसी प्रकार उपादान के भी दो भेद है, ये अपन अगले कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।